आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं अपने बेटे की मंगनी हरगिज़ फ़हीम की बेटी के साथ नहीं करूँगी। पहले आपकी एक भाभी कम है मेरी ज़िंदगी अज़ाब करने के लिए। मेरा बच्चा उसकी वजह से मेरी तरफ नहीं देखता। और आप अपने छोटे भाई की बेटी से मेरे बेटे की शादी करने के ख्वाब सजा रहे हैं। अपना आप कंट्रोल करो ज़ाइना। अगर तुम्हें ये गलतफ़हमी है कि मेरी भाभीयों की वजह से तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास नहीं आता तो ये सिर्फ तुम्हारी गलतफ़हमी है और कुछ भी नहीं। और फिलहाल तो मैं सिर्फ ताशफीन और तनावुश की मंगनी कर रहा हूँ। तनावुश थोड़ी बड़ी हो जाए तो मैं उनके निकाह के बारे में भी सोचूंगा। हमारे खानदान की पहली बच्ची है तनावुश। और मेरी यही ख्वाहिश है कि हम अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का फैसला करें। और इंशाअल्लाह मैं ऐसा ही करूंगा। इस मामले में तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जिस तरीके से तुम ताशफीन का ख्याल रखती हो ना, उस हिसाब से कम तुम्हें मैं फजूल में कोई ड्रामा में तुम्हें क्रिएट करने नहीं दूंगा। वो कहकर कमरे से निकल गया था, जबकि वो हाथ पर हाथ मारकर रह गई। अगर ये बचपन के रिश्ते तय हो गए तो कभी नहीं टूटेंगे, ये तो वो समझ ही गई थी। इन बचपन के रिश्तों की वजह से वो अपनी जिंदगी का कोई बेहतर फैसला नहीं कर पाई थी। और अब जिस अंदाज में इब्राहिम ने कहा था कि वो तनावुश और ताशफीन का निकाह कर देगा, अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो कैसे ताशफीन को यहाँ से लेकर जा पाएगी? उसे कैसे भी ताशफीन को उसकी ताई अम्मी से दूर करना था। और अगर वो ताशफीन को खुद से अटैच नहीं कर पाई तो कैसे ताशफीन के बाप को सारी दुनिया के सामने गलत साबित कर पाएगी? वो इस खानदान में आकर बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी थी। और अब उसे कोई तरीका नहीं मिल रहा था यहाँ से बाहर निकलने का। अपने माँ बाप की दौलत की खातिर से वो बहुत बुरी फंसी थी। कल ही उसे पता चला था कि बदर खान जेल से आज़ाद हो चुका है। लेकिन वो अब तक इस शहर में नहीं आया था, वरना वो उससे मिलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेती। उसकी जिंदगी के 7 साल इब्राहिम के साथ बर्बाद हो चुके थे। और वो मजीद अपनी जिंदगी यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और ना ही उससे मजीद ड्रामे होते थे। वो एक बार फिर से ताशफीन को इग्नोर करने लगी थी। और इब्राहिम के साथ भी पहले जैसा रवैया बरकरार रखे हुए थी। वो ये ड्रामेबाजियां मजीद नहीं कर सकती थी। अब उसे इस ड्रामे का एंड चाहिए था। वो आज़ादी से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। यहाँ उसका कोई फ्यूचर नहीं था। शुक्र है ये फाइल गुम नहीं हुई। मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी थी। इस दफा हमारे जो भी अहम प्रोजेक्ट्स थे, सबकी तरफ से नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज ऐसा नहीं हुआ। वो जैसे ही मीटिंग खत्म करके बाहर आया, बाबा ने परसुकून अंदाज में उससे कहा था। वो भी मुस्करा दिया था। बस बाबा शुक्र है खुदा का। मीटिंग हो गई और ये प्रोजेक्ट भी हमें मिल चुका है। और अब इंशाअल्लाह आगे कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल परसुकून हो जाए आप। इस महीने में आगे जो 3 अहम मीटिंग आने वाली हैं, उनका भी काम बहुत अच्छे से हो रहा है। और जो अहम तरीन फाइलें हैं, वो मैंने मायरा को संभालने के लिए दी हुई हैं। और मायरा बहुत ख्याल रख रही है। आप उसे लेकर बिल्कुल परेशानी ना करें। तुमने मायरा को वो फाइल दी है संभालने के लिए। बाबा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, जिस पर उसने अपने कहाके को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। जी, इससे बेहतर और कौन ख्याल रख सकता है इन फाइलों का? वो तो चलो ठीक है। मुझे ये बताओ कि जो मैंने तुम्हें पता करने के लिए कहा था उसके बारे में कुछ पता चला तुम्हें? बाबा को अचानक ही कुछ और याद आ गया था, जबकि वो मुस्करा दिया। बाबा, इसके बारे में कुछ पता चलना इतना जरूरी नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी, इतनी हमें मिल चुकी है। और आप इस मामले में बिल्कुल भी परेशानी ना करें। ये सारा मसला मैं हल कर चुका हूँ। और बदर खान चाहकर भी हमें इस मामले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मैंने सुना है कि बदर खान कल न्यूयॉर्क चला गया है। इसी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। पता लगाओ वारिक, क्या बदर खान का ताशफीन के साथ किसी भी तरह का कोई राब्ता है? अगर है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। जी बाबा, मैं पता लगवाता हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता, जितनी नफरत बदर खान आपसे करता है, आपको लगता है कि वो आपकी औलाद से कोई ताल्लुक रखेगा। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और अगर है भी तो हम ताशफीन से ज्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। वो अपनी माँ से सीधे वो बात नहीं करता।
तो आपको लगता है कि वो बदर खान से कोई ताल्लुक रखेगा जिसके साथ कभी ना कभी आपका ताल्लुक रहा हो? लगता तो नहीं है वारिक। लेकिन फिर भी बदर खान को अगर ये पता चल गया कि मेरा और ताशफीन का ताल्लुक ठीक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ताशफीन से मिलने की या फिर उससे बात करने की कोशिश नहीं करेगा। बाबा बदर खान जज्बाती है, लेकिन उसको इतना तो पता ही है कि आप ताशफीन से बिल्कुल बेखबर नहीं हैं। मुझे यकीन है कि वो कभी भी ताशफीन से राब्ता करने की कोशिश नहीं करेगा। और वैसे भी वो आपके और ताशफीन के निजी मालूमात के बारे में कुछ भी नहीं जानता। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रहे हो। मेरे और ताशफीन के किसी भी मसले के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, और ना ही हम उसे कुछ बताएंगे। लेकिन तुम फिर भी अपने उस आदमी को कह दो कि ताशफीन पर नजर रखे। अगर बदर खान उससे मिलने की कोशिश करता है या बदर खान उससे राब्ता रखने की कोशिश करता है तो वो हमें जरूर इन्फॉर्म करे। ठीक है बाबा, मैं अभी उसे कह देता हूँ। आप फिक्र ना करें। आजकल ताशफीन वही उस औरत के साथ अपनी किसी फिल्म के काम में लगा हुआ है। लेकिन इन सब के दौरान वो 2-3 दफा तनावुश के साथ भी आउटिंग करते नजर आया है। इस दौरान कुछ तस्वीरें भी मुझे रिसीव हुई हैं, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। माशाल्लाह से हमारी तनावुश बहुत खुश है वहाँ ताशफीन के साथ। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें खुशखबरी सुनाई तो बाबा भी परसुकून हो गए। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह पाक इन दोनों को ऐसे ही एक दूसरे के साथ खुश रखे। और ताशफीन किसके साथ काम कर रहा है? उसी रोज जैक्सन के साथ? बाबा के सवाल पर उसने हाँ में सर हिलाया था, जबकि दोनों ने मजीद इसके बारे में और कोई बात ना की। वो घर वापस आया तो वो बच्चों के साथ आंखों पर पट्टी बांधे आंख मिचौली खेलने में मसरूफ थी। उसने जैसे ही वहां पर कदम रखा, अहमद और छोटू का ध्यान खेल से हट गया, जबकि वो उन दोनों को इशारा करते हुए वहां से भगाने वाला था। और उसके हाथ से 100-100 के 2 नोट लेकर वो दोनों ही वहां से अगले ही लम्हे गायब हो चुके थे। अरे ऐसे कैसे मैं तुम लोगों को ढूंढूं? थोड़ी सी आवाज तो करो यार। अच्छा ठीक है, भाग ही जाओ कहीं, लेकिन थोड़ी सी आवाज तो करो। ऐसे तो यार मैं तुम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। इस तरह से ये खेल बोर हो रहा है। वो हाथ आगे करते हुए उन लोगों को ढूंढने की कोशिश में मसरूफ थी। जब आगे बढ़ते बढ़ते उसने सामने वाले के सीने पर हाथ रखा। अहमद ज्यादा ऊंचा लंबा नहीं था कि वो ये सोचती कि उसके सामने खड़ा शख्स उसका देवर है। अहमद तुम इतने ऊंचे कैसे हो गए हो? वो उसके सीने पर हाथ रखती उसके चेहरे को छूने लगी थी, और जैसे ही हाथ उसके होठों पर आया, वो समझ गई थी कि ये आदमी वो ही है जिसकी मूंछों से वो दूर भागती है। अहमद छोटू, अगर तुम लोग मुझे यहाँ शेर के मुंह में अकेले छोड़कर गए हुए ना तो मैं सारी जिंदगी तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। अपनी कमर पर उसके हाथों का लम्स महसूस करती वो चिल्लाई थी। तुम बहुत बोलती हो। उसके होठों पर अपने लब रखते हुए उसने अपने होठों को हरकत दी थी, और अब मायरा की सांसें रुकने लगी थी। उसने हाथ ऊंचा करके अपनी आंखों से पट्टी खोलनी चाही, लेकिन वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों की कैद में ले गया था। बड़े बेवफा हैं तुम्हारे दोनों देवर। उसे एक झटके से खींचकर अपने करीब करते वो उसके कान में सरगोशी करता उसके कानों की लौह को अपने दांतों में दबा गया था। वो सिसक कर पीछे हटने लगी जब वो उसका दुपट्टा गर्दन से पीछे करते हुए उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसों का लम्स छोड़ने लगा। हाथ छोड़े ना, उसने बड़ी मासूमियत से कहा था। हाथ कैद होने की वजह से वो उसे खुद से दूर ही नहीं कर पा रही थी। चोरों को इसी तरह से कैद किया जाता है। उसके गालों पर अपने दांत गाड़ते हुए उसने जैसे उसे किसी गलती की सजा सुनाई थी। चोर, चोर, कौन चोर? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। घबराहट में वो कुछ बोल ही नहीं पाई। हाँ, चोर ही तो हो तुम। कल रात को मेरे सोने के बाद मेरा फोन चोरी करके तुम। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं गेम खेल रही थी। उसने फौरन वजाहत दी थी। हाँ, लेकिन चोरी करके मुझसे इजाजत मांगकर भी तो ले सकती थी ना। उसके होठों पर एक बार फिर से अपने लब रखते हुए उसने हल्की सी हरकत के साथ उसे कहा था। हाँ बिल्कुल, मैं पहले आपको जगाती, फिर आपसे पूछती, ताकि आप जागकर फिर से मेरी नींद बर्बाद करते। वो अपना हाथ उसकी कैद से निकालते हुए अपनी आंखें खोल चुकी थी।
वो उसके इतने करीब खड़ा था कि दोनों में इंच भर का भी फासला ना था। तुम्हें तो नींद नहीं आ रही थी, तो तुम्हारी नींद खराब कैसे होती जाने मन। वो उसकी बात को पकड़ गया। बस हो जाती मेरी नींद खराब, और वैसे भी मैं आपके हर उल्टे सीधे सवाल की जवाबदेह नहीं हूँ, इसीलिए बराए मेहरबानी मुझे तंग ना करें। वो अपना आप उसकी बाहों से आजाद कराने की कोशिश करते हुए बोली। जवाब दे तो तुम हो, लेकिन तुम्हारे मामले में मेरा दिल बहुत कमीना है। खैर, तुमने कल रात मेरे फोन पर किसी को फोन करने की कोशिश की थी? वो पूछ रहा था या बता रहा था? उसे समझ न आया। नहीं, मैं किसे फोन करूंगी भला। वो कंधे उचकाकर इनकार कर गई, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए एक बार फिर से उसके होंठों पर अपना शिद्दत से भरपूर बोसा दिया। चलो अब एक कप चाय का बना दो। मलाजमा वही होगी। उससे पहले पूछना कि चाय कैसे बनाते हैं। मजीद चाट मसाले वाली चाय मैं नहीं पी सकता। कमरे में ले आना। वो उसे अपनी बाहों से आजाद करते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया था, जबकि मायरा ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया। अस्सलाम अलैकुम अंकल, कैसे हैं आप? उसने फोन उठाते ही जोश से सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो मेरी जान? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ पर मुलाकात होगी? जहाँ आप कहेंगे मैं वहीं आ जाऊंगा। बताएं कहाँ मिल सकता हूँ मैं आपसे? वो खुशदिली से बोला था। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, लेकिन यहाँ आते हुए याद रखना कि कुछ लोग हैं जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारे एक एक लम्हे की खबर तुम्हारे बाप तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए यहाँ आने से पहले अपने चेहरे को ठीक से कवर कर लेना, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम मुझसे मिलने आने वाले हो। और कोशिश करना कि तुम अपनी बाइक पर यहाँ ना आओ। वो लोग तुम्हारी बाइक को पहचानते हैं। अब मैं फोन रखता हूँ, तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो बस इतना कहकर फोन बंद कर चुके थे, जबकि ताशफीन अपने मोबाइल पर आने वाली लोकेशन को चेक करने लग गया था। तहमीना ज़ाइना नाज से मिलना है मुझे। वो सेक्रेटरी के टेबल पर हाथ मारते हुए बोला। किससे? सेक्रेटरी उसे देखते हुए हैरानगी से पूछने लगी थी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया। मिसेज इरफान साहिबा से मिलना है मुझे। उनसे जाकर कहें कि बदर खान आया है उनसे मिलने के लिए। उनका बहुत पुराना दोस्त हूँ मैं। वो अपने अल्फाज की दुरुस्तगी करते हुए बोला तो सेक्रेटरी ने हाँ में सर हिलाया। सर, अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको उनके घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैम पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा बीमार हैं, और वो आजकल ऑफिस नहीं आ रही। अगर आप इरफान साहब से मिलना चाहें तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। वो इस वक्त अपने ऑफिस में ही मौजूद हैं। नहीं, वो आदमी मेरे किसी काम का नहीं है। शुक्रिया। वो नफी में सर हिलाता कुछ सोचकर उसे शुक्रिया अदा करता बाहर निकल गया था, जबकि सेक्रेटरी कंधे उचकाकर अपने काम में मसरूफ हो गई। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है अंकल? कम से कम हम किसी अच्छी और ढंग की जगह भी तो मिल सकते थे ना। वो गाड़ी से बाहर निकलता इस वीरान सी जगह पर पहुंचा था। आज उसकी बहुत जरूरी मीटिंग थी जिसको उसने रोज के साथ अटेंड करना था, लेकिन रोज की तबीयत खराब होने की वजह से वो आज ऑफिस नहीं आ सकी थी, जिसकी वजह से वो मीटिंग भी ना हो सकी। वो सुबह से फारिग बैठा था जब उसे मैसेज आया, लेकिन साथ में ये मैसेज भी आया कि छुप कर आना, लोग तुम पर नजर रखे हुए हैं। इस बात का अंदाजा तो ताशफीन को पहले ही था, इसलिए वो अपना चेहरा मास्क और हुड से कवर करते हुए अपनी बाइक पर आने के बजाय अपने एक कॉलीग की गाड़ी पर यहाँ पहुंचा था। बात ही कुछ ऐसी थी ताशफीन कि तुम्हें इस तरह से यहाँ बुलाना पड़ा। तुम्हें पता है पिछले कुछ वक्त से मेरा बिजनेस कोई अच्छी कंडीशन में नहीं चल रहा। ऐसे में मैंने सोचा कि मैं अपने पुराने बिजनेस पार्टनर्स के साथ एक दफा फिर से एक प्रोजेक्ट करूं, लेकिन उसके सौतेले बेटे ने मुझे धक्के मारकर ऑफिस से निकलवा दिया। इतनी इंसल्ट के बावजूद मैंने सोचा कि मैं उनके साथ एक प्रोजेक्ट करूंगा, जिस पर उस वारिक ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए कि मैंने उसी की फाइल को चोरी किया है। और एक बार फिर से उसने बहुत बकवास की। ये न्यूज़पेपर देखो, इसमें मुझ पर इल्जाम लगाया गया है कि मैंने वारिक इब्राहिम की फाइल चोरी करके उसका काम अपने नाम करने की कोशिश की है। हर तरफ मेरी बदनामी हो रही है। बिजनेस की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोग मुझे अजीब तरह के फोन कर रहे हैं। शर्म से सर तक नहीं उठा पा रहा मैं। बेगुनाह होते हुए भी ना जाने कितने सालों तक मैं ये सजा काटूंगा।
वो उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठा उसे अपने दुखड़े सुना रहा था, जबकि ताशफीन बिल्कुल खामोश बैठा था। अंकल, मुझे इसके बारे में कोई समझ नहीं है, वरना शायद मैं आपको कोई मशवरा दे पाता। आपको तो पता है बिजनेस की दुनिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वो कंधे उचका गया था, जबकि बदर खान को भी उससे इसी जवाब की उम्मीद थी। जानता हूँ मैं ताशफीन, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम ही बताओ, अपना दुख लेकर मैं किसके पास जाऊँ? खैर, ये सारी बातें छोड़ो। मुझे ये बताओ कि मायरा की शादी के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरा मतलब है, सबसे ज्यादा इस पर मैं हक रखता हूँ। उसका खूनी ताल्लुक सिर्फ मेरे साथ है। ऐसे में मुझे ही उसकी शादी से बेखबर रखा गया। वो उसे देखते हुए पूछ रहा था, जबकि वो हैरानगी से उन्हें सुन रहा था। वो खुद इसके बारे में क्या जानता था जब वो उनसे कहता, मायरा की शादी? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मायरा तो खुद अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती थी, इसीलिए ये शहर छोड़कर दूसरे शहर चली गई थी। शादी वगैरह के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, और ना ही मायरा ने मुझसे राब्ता किया है। वो परेशानी से उन्हें बताने लगा था, मैंने मायरा को वहां देखा है। मैं उससे बात तो नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उसके लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता था। लेकिन वारिक के साथ उसकी जोड़ी कमाल की लगी है मुझे। वारिक के साथ? अंकल, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब कब हुआ है? ताशफीन, तुम्हें सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे खानदान के मर्द अपनी बचपन की मंगेतर को कभी भी नहीं छोड़ते? और हकीकत तो यही है कि मायरा वारिक की बचपन की मंगेतर है। अंकल, मायरा ये सारी बातें नहीं मानती। हकीकत जो भी हो अंकल, की मायरा कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। आपको पता है, मायरा बचपन से वारिक से नफरत करती है, और उन लोगों की वजह से उसने अपने वालिदैन को खोया है। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो कभी उस खानदान में शादी के बारे में सोचेगी? कहीं उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं हुई? ओह गॉड, मैं कितना बड़ा पागल हूँ। मैंने उसके बारे में पता ही नहीं करवाया। अपनी जिंदगी में मैं इतना मसरूफ हो गया कि मैंने अपनी दोस्त को इग्नोर कर दिया। कैसा दोस्त हूँ मैं? वो अपना सर थामकर बैठ गया था, जबकि बदर खान उसे देख रहा था। वो खुश नहीं थी ताशफीन। उसकी आंखों में उस शख्स के लिए कितनी नफरत थी, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं अपनी भतीजी को अपने सीने से लगाना चाहता था, लेकिन उसने इशारे से मना कर दिया। शायद वो किसी को हमारे ताल्लुक के बारे में नहीं बताना चाहती थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। भला अपने ही वालिदैन के कातिलों में जाकर वो कैसे खुश रह सकती है? बदर खान अफसोस से बोला था, जबकि ताशफीन कुछ कह ही नहीं पाया। बहुत ही बुरे निकले तुम बदर खान। आशिकी में मैं तुम्हें कोई नंबर भी नहीं दूंगी। मुझे लगा था कि तुम अपनी मोहब्बत के लिए कोई भी हद पार कर जाओगे, लेकिन तुमने क्या किया? तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। वहां वो तुम्हारी उम्मीद में ना जाने कैसे अपनी जिंदगी के दिन रात काट रही है, और यहाँ तुम लोगों से लड़ाई झगड़ा करके जेलों के चक्कर काट रहे हो। मैं उसे उम्मीद दिला चुकी थी कि बदर खान उसके लिए कुछ करेगा, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी के 2 साल बर्बाद कर दिए, और सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि उसके भी। वो मासूम जो इस उम्मीद पर बैठी थी कि जिससे वो मोहब्बत करती है, वो उसके लिए कदम उठाएगा। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, तुम उसके लिए कुछ भी कर जाओगे। लेकिन अफसोस बदर खान, अफसोस, तुम तो बहुत ही नाकाम और जज्बाती इंसान निकले। काश मुझे पहले पता होता इसके बारे में। कम से कम मैं उसे उम्मीद तो ना लगाती। कम से कम मैं उसे ये तो ना बताती कि ज़ैनब कोई तुमसे मोहब्बत करता है, जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाएगा। बेचारी दिन रात अपनी जिंदगी इस उम्मीद के साथ गुजार रही है कि तुम आओगे और उसे बचाओगे, उसे उस अनचाहे रिश्ते से निजात दोगे। लेकिन तुम तो खुद जेलों के चक्कर काट रहे हो। लगता है मुझे गलतफहमी हो गई थी कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। नहीं भाभी, ये सच नहीं है। मैं मोहब्बत करता हूँ ज़ैनब से। मैं अपनी ज़ैनब के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। बताएं मुझे क्या करना होगा। अब कुछ सोचने और करने का वक्त गुजर चुका है। अब दुश्मनों को रास्ते से हटाना होगा। अब वक्त आ गया है कि तुम वो कदम उठाओ जो तुम्हें और ज़ैनब को हमेशा के लिए एक कर दे। अब तुम्हें ज़ैनब और अपने लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तुम्हारे सारे दुश्मन खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाएं।
और याद रखना, दुश्मनों को हटाना आसान नहीं होता। इसके लिए बड़े बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। तो क्या तुम ज़ैनब की मोहब्बत में वो कदम उठाओगे? मैं हर वो काम करूंगा भाभी जो मुझे और ज़ैनब को एक कर दे। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगी वैसा ही होगा। वो उसे यकीन दिला रहा था, जबकि उसकी दीवानगी देखते हुए ज़ाइना बहुत कुछ सोच चुकी थी। तो बस ठीक है, तुम मेरे फ़ोन का इंतज़ार करो। मैं सब कुछ प्लान करके तुम्हें बताऊंगी। और याद रखना कि अब तुम पीछे नहीं हट सकते। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में ज़ैनब को चाहते हो तो तुम्हें हर हाल में साबित कदम रहना होगा। जी भाभी, ऐसा ही होगा। वो यकीन दिला रहा था, जबकि वो फोन बंद करते हुए अब अपने अगले प्लान को तरतीब देने लगी थी। उस वक्त वो इतनी मतलबी हो चुकी थी कि वो इंसान व हैवान का फर्क भुलाने लगी थी। उसे आज़ादी चाहिए थी इब्राहिम से। वो हर ताल्लुक खत्म करके हमेशा के लिए यहाँ से चली जाना चाहती थी। उसे इरफान चाहिए था, और इरफान के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बदर खान ज़ैनब के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मोहब्बत में इंसान शायद हर सही गलत की पहचान खो देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बदर खान और ज़ाइना खो चुके थे। आपने आज सोना नहीं है क्या? वो कमरे में आई तो वारिक अब तक न सिर्फ जाग रहा था बल्कि अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वो इतनी देर से छोटू और अहमद के साथ बैठी उनकी पसंद की फिल्म देख रही थी। क्योंकि कल संडे था, उन दोनों ने स्कूल नहीं जाना था, और वो अपनी भाभी के साथ फिल्म को एंजॉय कर रहे थे। उसे भी वो फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई थी, और उसका वक्त भी बहुत अच्छा गुजर गया था। उसे यही लगा था कि वारिक अब तक गहरी नींद में उतर चुका होगा, लेकिन वो अब तक जाग रहा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा था। और आप मेरा इंतजार क्यों फरमा रहे थे? वो अपना आरामदह लिबास निकालती उससे पूछने लगी थी। तुम वजह बहुत पूछती हो। कोई शौहर अपनी बीवी के इंतजार में हो, उसकी कोई वजह होना जरूरी नहीं। वो बात खत्म करने लगा। सच में अगर ये हमारी लव मैरिज होती ना तो मैं आपके इस डायलॉग पर पिघलकर आपके पैरों में गिरती और कहती, सरताज, मुझे इतनी चाहत देने के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आपने मुझे किडनैप करके मुझसे शादी की, जबरदस्ती रिश्ता बनाया, और ब्ला ब्ला ब्ला। यार, ये डायलॉग सुनकर मैं पक चुका हूँ। कुछ नए डायलॉग्स लाओ, क्योंकि अब ये डायलॉग तुम पर सूट नहीं करते। अब तुम्हें कुछ नया बोलना चाहिए। क्या है ना, 2 महीने से ये रटे रटाए 4-5 जुमले सुन सुनकर मैं पकने लगा हूँ। वो काफी उकताए हुए लहजे में बोलता बेड से उठकर उसके पीछे रुका और उससे कहने लगा, तो आप बताएं ना कि क्या डायलॉग बोला करूं। वो क्या है ना कि मुझे पता नहीं है कि जबरदस्ती शादी करने के बाद किस तरह के डायलॉग बोले जाते हैं। वो पहले मुझे एक्सपीरियंस नहीं थी ना। ये मेरी पहली पहली किडनैपिंग वाली शादी है। वो आंखें पटपटाते हुए उस अंदाज में बोली कि वारिक के होंठों को मुस्कुराहट छू गई। तुम्हें एक बहुत मजे की बात बताऊं, तुम्हें जानकर खुशी होगी। उसकी कमर के गिर्द अपना हाथ लपेटते हुए वो उसकी कंधे पर अपनी ठोड़ी रखता उससे सवाल करने लगा, अगर इतनी ही खुशी होगी तो फिर बता दें। वो एक सफेद और नीले रंग का लिबास अपने हाथों में थामते हुए पूछने लगी थी। उसकी एक आदत थी, वो ना तो अपना आप उसकी पनाहों से छुड़वाती थी, और ना ही उससे दूर भागती थी। तुम कमाल की एक्ट्रेस हो यार। वैसे मैं कभी किसी एक्टर से मिला नहीं हूँ, लेकिन तुम कमाल हो। सच में तुम अगर फिल्मों में होती ना तो कमाल कर देती। वो दिल से उसकी तारीफ कर रहा था। मायरा को ये सब सुनकर सचमुच में अच्छा लग रहा था। क्या बात है जनाब, लेकिन आपने मेरी एक्टिंग के जौहर कब देखे? वो सवाल किए बिना रह नहीं सकी थी, जबकि वारिक उसके हाथ से वो सफेद और नीले रंग का सूट अंदर रखते हुए एक नीले रंग की इंतहाई खूबसूरत आतशी साड़ी अलमारी से निकालता उसके हवाले करने लगा था। रोज देखता हूँ, दिन रात देखता हूँ, और मैंने आपके सामने एक्टिंग कब की? वो उसकी तरफ मुड़कर उससे पूछने लगी थी, जबकि वो आतशी साड़ी वो थाम चुकी थी। करती तो हो, बल्कि बहुत करती हो। मेरे ख्याल में तुम पूरा का पूरा एक कैरेक्टर हो मेरे सामने जो तुम प्ले कर रही हो। कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ है, सब एक्टिंग है, दिखावा है। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए वो यकीन से बोल रहा था, आपसे एक बात कहूँ सच सच,
वो उसकी आंखों में देखे बिना उसकी बात का बुरा माने सवाल करने लगी। सच का ही तो इंतजार कर रहा हूँ मैं। वो भी साख्ता ही उसकी पेशानी पर अपने लब रखता, उसकी कमर के गिर्द हिसार बनाता, उसे अपने बेहद करीब कर चुका था। मैं झूठी हूँ, ये बात सच है, लेकिन मैं कोई दिखावा या कोई एक्टिंग नहीं कर रही। आपके साथ मेरा जो ताल्लुक है वो बिल्कुल रियल और फेयर है। इस रिश्ते में कहीं कोई बनावट नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ इस ताल्लुक को निभा रही हूँ। मेरी जिंदगी में आपसे पहले कोई मर्द नहीं आया, और न ही मैंने कभी किसी के बारे में कुछ सोचा। उसके अंदाज से कहीं से भी ऐसा ना लगा था कि वो उसे यकीन दिला रही हो। वो सिर्फ एक बात बता रही थी। अगर वो यकीन करता है तो करे, नहीं तो ना सही। सिर्फ ताल्लुक किया, वो बात अधूरी छोड़ गया। लेकिन शायद मायरा उसके अधूरे लफ्जों को समझ गई थी। मैंने कहा ना, मैंने कभी भी आपके सामने कोई दिखावा या एक्टिंग नहीं की। हाँ, उस दिन बच्चों को आपसे बचाने के लिए मैंने झूठ मूठ का बेहोश होने का ड्रामा किया था। मैं झूठ बहुत बोलती हूँ, और मैंने आपसे बहुत सारे झूठ भी बोले हैं, लेकिन मैंने आपके सामने कोई दिखावा नहीं किया। मतलब कि तुम ये कहना चाहती हो कि जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम ऐसा ही महसूस करती हो जैसा तुम दिखाती हो। ये सारे रिश्ते, ये सारी मोहब्बतें वैसे ही हैं जैसे तुम शो करती हो। इसमें कोई फ्रेब नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई एक्टिंग नहीं है। वो ना जाने क्यों उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। शायद वो उसकी हकीकत से वाकिफ था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप मेरे करीब आते हैं, मैं वैसा ही महसूस करती हूँ जैसा शायद हर लड़की अपने शौहर के करीब आने पर महसूस करती होगी। और जहाँ तक बात इन रिश्तों की है तो मैं इन रिश्तों को भी पूरी सच्चाई और ईमानदारी से निभाती हूँ। अम्मा, छोटू, अहमद, ये सब लोग मुझे बहुत अजीज हैं। और मेरे बाबा, वो अचानक सवाल कर गया, आपने ये साड़ी मुझे क्यों दी है? अगर तो आपको ये लगता है कि इस गर्मी में मैं आपके लिए ये साड़ी पहनकर डांस परफॉर्म करूंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जनाब। मेरी अम्मी कहा करती थी शौहर का हर हुक्म मानो। लेकिन वो जमाना और था। शायद तब इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी। वो साड़ी वापस अंदर रखने लगी जब वारिक ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। तुम्हारी अम्मी कहा करती थी कि शौहर का हर हुक्म मानो, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें इस साड़ी में डांस परफॉर्म करते हुए नहीं बल्कि अपनी बाहों में पिघलते देखूं। और मुझे यकीन है तुम मेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करोगी। आखिर तुम अपने शौहर की नाफरमानी तो कर नहीं सकती। वो साड़ी उसकी तरफ फेंकने वाले अंदाज में देता वापस बेड पर जाकर लेट गया था। वारिक, ये चीटिंग है। अब क्या आप मुझे मेरी अम्मी के नाम पर ब्लैकमेल करेंगे? आपको पता है, अल्लाह लड़की, तुम क्या अपनी मरी हुई माँ को ये मुंह दिखाओगी? यहाँ तुम्हारा शौहर तुम्हारी कुर्बत के लिए मचल रहा है, और तुम हो कि नखरे दिखा रही हो। मैं शिकायत करूंगा तुम्हारी अम्मी से। ये कोई तरीका है? बताऊंगा उनकी बेटी के तो नखरे ही खत्म नहीं होते। सिर्फ साड़ी में देखने की ख्वाहिश की थी आपकी बेटी को। और वो भी, वारिक वो बोल ही रहा था जब वो पैर पटकती वॉशरूम में साड़ी समेत घुस गई थी, जबकि पीछे वारिक का कहा सुनने वाला था। शुक्रिया मनसा चाची, आपकी बेटी मुझसे बहुत पापड़ बेलवाने वाली थी, लेकिन आपके शौहर के हुकूक वाले सबक सारे काम कर गए हैं मेरे लिए। लेकिन काश आप फौत होने से पहले एक किताब लिख जाती शौहर के हुकूक पर। अब समझ में आया कि मूसा चाचू क्यों कहते थे कि मेरी बीवी जैसी औरत इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। ये क्या आप फिर से इतनी ज्यादा बीमार हो गई? आप इतनी टेंशन लेती क्यों हैं कि आपको हर दिन अस्पताल आना पड़ता है? वो बदर खान से मिलकर वापस अपने ऑफिस आया था, जहां उसे पता चला कि रोज अस्पताल में एडमिट है। अपना जरूरी काम निपटाकर वो रोज से मिलने अस्पताल आ पहुंचा था, जबकि उसे देखकर उसे बहुत खुशी हुई थी। उसके बातों पर मुस्कुराते हुए वो उसके हाथों से बुके थाम चुकी थी। बस तबीयत खराब हो गई तो आना पड़ गया। वो असल में कल रात मैंने जरूरत से ज्यादा पी ली थी, और फिर वहां कोई मुझे संभालने वाला भी नहीं था। पता नहीं ड्राइवर मुझे कैसे लेकर आया। खैर पता नहीं ये आदत कब छूटेगी। मैं नोट कर रही हूँ, मेरे लिए ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। मैं इसकी वजह से हमेशा ही किसी ना किसी मुसीबत का शिकार हो जाती हूँ। शुक्र है कल रात ड्राइवर ने मुझे उस क्लब से निकाल लिया, वरना पता नहीं क्या होता।
हाँ बिल्कुल, वो ड्राइवर आपका बहुत ख्याल रखता है। उसे आपकी कंडीशन का काफी अच्छे से अंदाजा हो जाता है, लेकिन वो काफी घबरा जाता है। आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और अपना ख्याल रखिएगा। मैं दोबारा आऊंगा। वो उठने लगा था जब रोज ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है घर जाने की? अपनी बीवी को इंतजार नहीं करवाना चाहते क्या? उसके अंदाज में कोई जलन या हसद नहीं था, बल्कि एक कमी सी थी। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी मेरा इंतजार करे, लेकिन फिर भी उसे मेरा बहुत इंतजार करना पड़ता है। और वैसे भी आज मैंने उससे वादा किया था कि हम दोनों बाहर घूमने के लिए जाएंगे। आज तो उसे ज्यादा इंतजार होगा। हाँ जाओ, उसे इंतजार मत कराओ। बहुत प्यारी है तुम्हारी बीवी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आऊंगी किसी दिन फिर से उससे मिलने के लिए। वो मुस्कुराकर कहती उसे जाने की इजाजत दे चुकी थी, जबकि वो भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। और उसके जाते ही रोज के होठों से मुस्कुराहट सिमट गई। वो साड़ी पहनकर बाहर निकली तो वो बेड पर लेटा उसी के आने का इंतजार कर रहा था। उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट ने जगह बनाई थी। मैं तो इंतजार कर रहा था कि कब तुम कहोगी कि ये साड़ी मुझसे पहनी नहीं जा रही। वारिक आकर मेरी मदद करवाएं। वो होठों पर शरारती मुस्कुराहट लिए उससे बोला था। हाय, मेरे शौहर के अरमान अरमान ही रह गए। वो क्या है ना, 2 दफा मॉडलिंग की थी मैंने, इंडियन शूट के लिए। वहां साड़ी पहनी थी, लेकिन मेरी किस्मत, मेरी वो साड़ी वाली फोटोज कभी उस इंडियन एडवर्टाइजमेंट के मैनेजर तक पहुंच ही नहीं पाई। वरना एक्ट्रेस ना सही, लेकिन मैं एक बहुत अच्छी मॉडल होती। वो साड़ी का पल्लू लहराते हुए उसके सामने एक अदा से चलती इधर से उधर हो रही थी। वारिक का दिल सीने में आतंक मचा चुका था। अच्छा, अब तड़पाना बंद करो, इधर आओ मेरे पास। वो हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला तो मायरा के होठों पर मुस्कुराहट आई। अच्छा, तो वारिक साहब तड़पने लगे हैं। उसका अपनी कुर्बत के लिए मचलना उसे बहुत अच्छा लगा था। अपनी बीवी के लिए बेचैन होना भी जायज है। वो कंधे उचकाकर कबूल कर गया था, जबकि उसके अंदाज पर उसने बिना कोई मुजामत किए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। और अगले ही लम्हे वो उसे अपनी बाहों में खींच चुका था। और फिर उसे बिना कुछ भी सोचने या समझने का मौका दिए पूरी शिद्दत से उसके होठों पर झुक गया। उसकी दीवानगी को देखते हुए मायरा ने उसे खुद से दूर करने की गलती ना की थी। हाँ, लेकिन उसकी सांसों का तनफ्फुस बिखरने लगा था। उसकी सांसें सीने में दबने लगी थीं। लेकिन ये शख्स तो पूरा दीव बना उस पर झुका था। उसे एक लम्हे में बेड पर गिराते हुए वो एक बार फिर से उसकी सांसों को कैद कर गया। उसके कॉलर को अपनी मुट्ठियों में दबोचते हुए वो उसकी शिद्दत पर आंखें मीचकर अपने होठों पर उसका लम्स महसूस करने लगी। शायद उसे एहसास भी ना था कि उसका अंदाज कितना शिद्दत लिए हुए था, लेकिन अपने होठों में खून का जायका महसूस करते ही वो अगले ही लम्हे उसे आजाद कर चुका था। वो गहरे गहरे सांस लेती चेहरा दूसरी तरफ फेर गई, जबकि उसने नरमी से उसका चेहरा अपनी तरफ करते उसके भीगे होठों पर अपने अंगूठा फेरकर उसके होठों को खुश्क किया था। मायरा कुछ रिलैक्स हुई थी, लेकिन अपने जिस्म से साड़ी का पल्लू साइड होते महसूस करके वो एक बार फिर से अपनी आंखों को सख्ती से बंद कर गई थी। मुझसे मोहब्बत कब करोगी? वो जुनूनी अंदाज में उसके चेहरे के एक एक नक्श को छूता उसका चेहरा सख्ती से अपने हाथों में थामे सवाल कर रहा था। मेरा जवाब वो ही है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसकी शिद्दतों में सांसें लेती वो अटक अटक कर बोली थी। उसने एक लम्हे में खींचकर उसे अपने करीब करते उसकी कमर में बाजू हायल किए थे, जबकि वो उसका हाथ अपनी साड़ी की डोरों में उलझा महसूस कर चुकी थी। मायरा, मैं नहीं जानता तुम क्या हो, कैसी हो। मेरे लिए तुम खास हो, बहुत खास हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत सच्चा हूँ, या मैंने जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम्हारे मामले में मेरा दिल मुझसे बगावत करने लगा है। मेरे जज्बात मुझे बेबस करने लगे हैं। तुम्हें लेकर मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता है। तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारी कुर्बत के लिए मचलने लगता है। मुझे शुरू शुरू में अपने दिल की ये बगावतें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मुझे अपने दिल का तड़पना अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें अपने करीब करके मैं उसे सुकून दूं। तुम मेरा सुकून हो मायरा। मैं तुम पर एतबार करता हूँ। खुदा के लिए मेरा एतबार मत तोड़ना। उसके कंधे से साड़ी का पल्लू हटाते हुए वो अपने होठों की गुस्ताखियों से मदहोश होने लगा था, और अपनी शिद्दतों में उसे भी कैद कर गया था।
उसने हर रोज की तरह मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला था। अस्सलाम अलैकुम, आ गया आप ताशफीन। हर रोज की तरह वही प्यारी सी डिंपल वाली मुस्कुराहट उसका सुकून लौटाने के लिए काफी थी। वालेकुम अस्सलाम, आज बहुत थक गया हूँ यार, पानी पिला दो। वो उसके सलाम का जवाब देता सोफे की तरफ जाने लगा तो उसकी मुस्कुराहट मांद पड़ गई। ये कैसे सलाम का जवाब दिया है आपने? वो नाराज सी बोली तो वो मुड़कर उसे देखने लगा। क्या मतलब मेरी जान? मैं समझा नहीं। वो पीछे मुड़कर उसे देखने लगा था, जबकि वो अब भी खफा खफा सी लगी। आप ऐसे तो सलाम का जवाब नहीं देते थे। वो निगाहें झुकाकर बोली, जबकि वो दोबारा उसके पास आता उसके सामने रुक गया था। क्या मतलब है मेरी जान? मैं समझा नहीं। अच्छा तो आज मैंने तुम्हें हग नहीं किया, इसलिए ऐसा कह रही हो? वो एक लम्हे में उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला। वो आहिस्ता से उसे अपने सीने से लगाता पीछे हटा था, जबकि वो अब भी उससे नाराज नाराज सी लगी। आप ऐसे हग भी नहीं करते थे। वो मुंह बनाकर कहती किचन में जाने लगी, जब अचानक ही ताशफीन ने उसका हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो उसे अपने सीने में कैद कर गया था। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी को मेरा इस तरह का हक ज्यादा पसंद है। वो उसे खुद में दबोचते हुए उसके होठों पर अपने लब रखता उसकी सांसें मुश्किल में डाल गया था, जबकि वो उसके सीने में अपना सर छुपाती उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार तंग कर गई थी। हाँ लेकिन अब उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। मैंने ये कब कहा कि मुझे ऐसे पसंद है? उसके अलग होने पर वो शर्माकर पीछे हटी उससे सवाल करने लगी। अगर पसंद नहीं है मेरी जान को तो फिर मेरी जान मुझसे रूठ क्यों रही थी? उसकी कमर में हाथ डालता वो उसे अपनी बाहों में कैद करता सोफे पर लेकर आया था, और उसे बिठाते हुए वो बिल्कुल उसके साथ जुड़कर बैठता उसे खींचकर अपनी गोद में ले चुका था। वो तो बस ऐसे ही कमी सी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे आज मिस नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैंने कह दिया। उसने फौरन असल वजह बताई थी। तुम्हें मिस ना करूं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं मेरी जान। सारा दिन तुम्हारी याद ही तो ये सुकून देती है कि घर जल्दी जाना है जहां मेरी प्यारी सी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। वैसे तुमने पानी नहीं पिलाया मुझे। उसके गालों पर अपने लब रखते हुए वो अचानक उसे पानी की याद दिला गया था, जिस पर वो सर पर हाथ मारती फौरन किचन में भागी थी, जबकि उसका ये रूठना मनाना उसे बेहद अच्छा लगा था। आइए हाकिम साहब, बताएं क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? वो अपनी बहुत जरूरी मीटिंग छोड़कर अपने लीगल एडवाइजर के पास आया था। वो जब भी ऑफिस में आते थे तो पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह ही होती थी, और वो जानता था उनको जरूर कोई ना कोई अहम बात ही करनी थी, वरना वो इस तरह से कभी भी उसके ऑफिस में ना आते। वारिक साहब, बात ही कुछ ऐसी थी। असल में मुझे एक लीगल नोटिस आया है। आपकी एक कंपनी मुल्तान में है जो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। वो कंपनी 100% आपकी है, और उस पर सिर्फ और सिर्फ वारिक इब्राहिम ही हक रखता है। कोई दूसरा तीसरा उस पर अपना कोई हक का दावा नहीं कर सकता। इसके अलावा आपकी एक कंपनी लंदन में है जो कि 50% आपकी है और 50% आपके चाचा के बेटे ताशफीन इब्राहिम की, और उस कंपनी का सारा काम भी आप ही संभालते हैं। वो अपने सामने रखी फाइल के पेपर्स पलटते हुए उसे तफसील से बता रहे थे, जबकि वो खामोशी से उन्हें सुन रहा था। और फिर आती है आपकी तीसरी कंपनी, यानी कि ये कंपनी जिसमें आप इस वक्त मौजूद हैं। ये कंपनी आपकी सबसे पुरानी कंपनी है जो आपसे पहले आपके वालिद और उनके पार्टनर्स संभालते थे। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इस ऑफिस की प्रॉपर्टी में 3 हकदार निकल रहे हैं। एक आप और आपके वालिद इब्राहिम साहब, दूसरे आपके चाचा इब्राहिम साहब और उनका बेटा ताशफीन, और तीसरा पार्टनर मूसा खान नाम का एक आदमी है, जिसका दावेदार बदर खान है। लेकिन 13 साल पहले इस कंपनी के 4 पार्टनर्स थे। बदर खान नाम का भी एक इंसान था, जिसे आपने 13 साल पहले उसके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी दे दी थी। वो कुछ कागजात उनके सामने रखते हुए बता रहे थे। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारे मामलात मेरे चाचा जान, मेरा मतलब है इब्राहिम साहब ने तय किए थे, और 13 साल पहले बिजनेस में नहीं संभालता था, और ना ही ये कंपनी मेरे पास थी। लेकिन अब इस कंपनी का सारा काम मैं ही संभालता हूँ। सब कुछ मैं ही करता हूँ।
और ऐसे में मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि यहाँ इस कंपनी में 50% का मालिक मैं हूँ, जबकि 30% का मालिक ताशफीन है और 20% के मालिक मूसा अंकल हैं, जो कि अब हयात नहीं हैं। तो ये प्रॉपर्टी बदर खान की नहीं बल्कि उनकी विरासत यानी कि उनकी बेटी की है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बदर खान इस कंपनी में किसी तरह का कोई शेयर या हक नहीं रखता? वो उसकी तरफ देखते हुए बोले तो उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। तो फिर वो आप पर केस कैसे कर सकते हैं इस कंपनी के 20% शेयर्स को लेकर? देखिए, मुझे ये नोटिस मिला है उसके वकील की तरफ से। इसमें साफ साफ बदर खान दावा कर रहा है कि आपकी कंपनी में 20% का मालिक है वो फाइल उसके पास रखते हुए कहने लगे, जबकि वो कागजात को पढ़ने लगा था। और जैसे जैसे वो उन कागजात को पढ़ता जा रहा था, उसके होठों की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। मैंने आपको बताया ना हाकिम साहब कि मेरी कंपनी में 20% के मालिक बदर खान नहीं बल्कि मूसा खान हैं। मूसा खान उनके भाई थे। यकीनन वो अपने भाई की मिल्कियत पर पूरा हक रखते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जिस कंडीशन में उनकी अपनी कोई औलाद ना हो। लेकिन माशाअल्लाह से ना उनकी सिर्फ औलाद है बल्कि उनकी बेटी मायरा मूसा खान इस वक्त मेरे निकाह में है। और शायद ये बात वो नहीं जानता कि मूसा अंकल ने ये कंपनी 20% उसको देने का दावा उस कंडीशन में किया था जब मायरा की शादी मुझसे हो जाए। और दूसरी बात ये कि अगर मायरा कभी भी मुझसे तलाक का दावा करती है तो ये प्रॉपर्टी उसे कभी भी नहीं मिलेगी। साफ अल्फाज में कहा जाए तो मूसा अंकल की शर्त ये थी कि वो इस कंपनी में दावा सिर्फ उसी कंडीशन में कर सकती है जिस कंडीशन में वो पहले मेरे निकाह में आती है, वरना उसे उनकी जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। मायरा इस वक्त मेरी बीवी है और वो मेरे घर पर है, और मुझे नहीं लगता कि वो बिजनेस के बारे में कुछ भी समझती है। और यकीन जानिए कि वो किसी भी तरह के बिजनेस के चक्कर में पड़ना पसंद नहीं करेगी। तो आप ये लीगल नोटिस उन्हें वापस पहुंचा दें और उन्हें ये भी बता दें कि मायरा और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और इस तरह का हम दोनों के बीच कोई मसला नहीं है। वो बहुत सुकून से उन्हें बता रहा था, जबकि हाकिम साहब सारे कागजात एक बार फिर से फाइल में रखने लगे थे। शायद उनका मसला हल हो चुका था। वो उठकर खड़े हुए तो वारिक भी उठ गया। बस ठीक है वारिक साहब, मैं यही कंफ्यूजन क्लियर करने आया था। बाकी सब कुछ ठीक है। आपकी इस कंपनी में 20% की मालकिन आपकी बेगम है। इसका मतलब है कि इस कंपनी में बदर खान किसी तरह का कोई दावा नहीं कर सकता, और अगर कर भी सकता है तो सिर्फ उस कंडीशन में कि अगर मूसा खान की कोई औलाद ना हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वारिक ने हाथ मिलाते हुए उन्हें जाने की इजाजत दे चुका था। अभी 10 मिनट में उसकी एक और मीटिंग शुरू होने वाली थी, इसीलिए फिलहाल उसे अपनी होने वाली मीटिंग की ज्यादा फिक्र थी। वो हाकिम साहब को अलविदा करता अपने मीटिंग रूम में जाने लगा, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं उस नोटिस पर अटक गया था। बदर खान मूसा खान की कंपनी में किसी तरह का दावेदार नहीं था, तो क्या ये दावा मायरा ने किया था? अगर कुछ ऐसा था तो इसका मतलब साफ था कि बदर कहीं ना कहीं मायरा से ताल्लुक रखे हुए है। लेकिन जब से वो उसके निकाह में आई थी, पिछले 2 महीनों से वो दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे, और न ही मायरा के पास फोन था जिससे वो बदर से राब्ता कर सकती। सिर्फ वलीमे वाले दिन ही उसकी मुलाकात हुई थी, और उनकी मुलाकात ऐसी तो हरगिज ना थी, जो चाचा और भतीजी की होनी चाहिए थी। कुछ तो गड़बड़ थी कहीं पर, तो मसला हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था, आखिर उसने कहाँ पर गलती की है। उसके हिसाब से बदर खान और मायरा खान एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, तो फिर बदर खान मायरा की मदद के बिना इतना बड़ा दावा कैसे कर सकता था? क्या कत्ल? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया भाभी? ये आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? हम कातिल नहीं हैं। वो भड़क उठा था उसकी पूरी बात सुनने के बाद। वो ऐसा कोई प्लान बनाए कि ये तो उसके वहम व गुमान में भी ना था। हाँ तो बताओ फिर तुम क्या करोगे? कैसे हासिल करोगे ज़ैनब को? कैसे निकालोगे इरफान को ज़ैनब की जिंदगी से? और तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम ज़ैनब से अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे, उसे बताओगे कि तुम उससे प्यार करते हो, तो क्या उसके घर वाले खुशी खुशी उसकी इरफान से तलाक कराकर तुमसे उसकी शादी करा देंगे? नहीं बदर खान, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देंगे।
लेकिन ज़ैनब को कभी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से ज़ैनब वैसी ज़िंदगी गुजार रही है जैसे वो चाहते हैं। ज़ैनब ने अपनी मोहब्बत को छोड़कर अपने भाइयों का साथ दिया है। यहाँ तक कि इरफान के साथ ना जाने कैसे उसने ये रिश्ता निभाया है। उसके बच्चे को इस दुनिया में लाई है। तुम्हें क्या लगता है कि उसके भाई इतनी आसानी से ज़ैनब और तुम्हें एक होने देंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसे हकीकत का आईना दिखा रही थी, जबकि वो उसकी कत्ल वाली बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता था। कत्ल और गैरत उसके वहम व गुमान में भी ना थे। वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तो भाभी कुछ और सोचिए। इस कत्ल को दिमाग से निकाल कर सोचें। और वैसे भी अगर हमने इन सारे किस्से में से किसी को निकालना ही है तो हम इब्राहिम के कत्ल की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? हमें तो इरफान को मारना चाहिए ना। ज़ैनब का शौहर तो इरफान है। अगर ज़ैनब की जिंदगी से इरफान ही निकल जाएगा तो मेरा मसला तो वैसे ही हल हो जाएगा। अब कौन अपनी जवान बहन को सारी जिंदगी बेवा बनाकर घर पर रखेगा? वो जल्द ही ज़ैनब की जिंदगी का कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। मेरे ख्याल में अगर आप कत्ल की प्लानिंग कर ही रही हैं तो इब्राहिम की नहीं बल्कि इरफान के कत्ल की प्लानिंग करें। वो अचानक उसकी सोचों का जाविया बदल चुका था। वो इतना भी मासूम ना था जितना वो उसे समझ रही थी। उसे कत्ल वाली बात पर एतराज सिर्फ इस वजह से था क्योंकि वो कत्ल इब्राहिम का करा रही थी, इरफान का नहीं। और इब्राहिम के कत्ल से भला उसे क्या फायदा हो सकता था? बेवकूफ आदमी, तुम्हें जो मैं कह रही हूँ उस पर गौर करो। तुम्हें फायदा इस तरह से होगा कि अगर इब्राहिम ही मर गया तो मैं यहाँ से वापस न्यूयॉर्क चली जाऊंगी। और अगर एक दफा मैं न्यूयॉर्क चली गई तो फिर ज़ैनब और इरफान की तलाक तो मैं मिनटों में करा लूंगी, क्योंकि इरफान मुझसे मोहब्बत करता है। और कोई भी अपनी पहली मोहब्बत को भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकता। मैं जानती हूँ कि इरफान की जिंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं आ सकता। वो उसे समझाने वाले अंदाज में कह रही थी, जबकि उसकी बात पर वो सिर्फ हाँ में सर हिला कर रह गया। मतलब कि आप इन सब चीजों में अपना भी फायदा कराना चाहती हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे मेरी मोहब्बत मिलेगी तो आपको भी आपकी मोहब्बत जरूर मिलनी चाहिए। बताए कौन है ये ट्रक ड्राइवर? और ये किस तरह से हमारी मदद करेगा? वो अब अपनी मतलब की बात पर आता उस ट्रक ड्राइवर का नंबर अपने हाथ में थामे उससे पूछने लगा था। ये ट्रक ड्राइवर ऐसे बहुत सारे काम कर चुका है, और इन सब कामों में काफी माहिर भी है। हमने बस इब्राहिम को एक सुनसान सड़क पर भेजना है जहां पर ये ट्रक ड्राइवर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देगा और उसका किस्सा तमाम हो जाएगा। इधर इब्राहिम के मरते ही मैं आजाद हो जाऊंगी और यहाँ से वापस न्यूयॉर्क चली जाऊंगी। मेरे माँ बाप मुझे बेवा के रूप में देखकर वापस मुझे अपना लेंगे और फिर मैं इरफान को दूसरी शादी के लिए तैयार कर लूंगी। और जैसे ही मेरी और उसकी शादी होगी, वो ज़ैनब को तलाक देकर वापस यहाँ भेज देगा। और फिर उसकी इद्दत पूरी होते ही तुम उसके लिए रिश्ता डाल दोगे। अब मूसा खान और इब्राहिम मुस्तफ़ा दोनों एक दूसरे से इतनी अच्छी दोस्ती रखते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने दोस्त को हर बार इनकार करेंगे। फिर तुम ज़ैनब को अपनी जिंदगी में शामिल करके अपनी और उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देना। कैसी लगी मेरी प्लानिंग? वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली थी, जबकि बदर खान सचमुच में उसका फैन हो गया था। प्लानिंग तो जबरदस्त है, बस अब सब कुछ ऐसे ही हो जैसा हमने सोचा है। वो ट्रक ड्राइवर का नंबर अपने फोन में सेव करते हुए उससे बोला था, जबकि जाइना उस बेवकूफ की बेवकूफी पर मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि अगर इरफान और ज़ैनब की तलाक होगी तो उसके साथ साथ बदर खान को भी फायदा जरूर होगा। लेकिन ज़ैनब दूसरी शादी करेगी या नहीं उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं था। उसका ताल्लुक सिर्फ ज़ैनब की तलाक तक था। नहीं, ये फिल्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ना ही मुझे समझ में आती है। मैं नहीं देखूंगी। उसने जैसे ही चैनल चेंज किया, तनावुश ने उसे देखते ही इनकार कर दिया। उसने ही तनावुश को कहा था कि दोनों मिलकर कोई अच्छी सी फिल्म देखते हैं, क्योंकि उसके बार बार बाहर चलने का कहने पर तनावुश ने साफ इनकार कर दिया था। उसका बिल्कुल भी मूड नहीं बन रहा था बाहर जाने के लिए, और उस वक्त वो उसके साथ बेडरूम में जाने के लिए भी हरगिज तैयार ना थी, क्योंकि वो जानती थी कि बेडरूम में पहुंचते ही ताशफीन पर जिन आ जाएगा। और ऐसे रोमांटिक जिन से जितनी दूरी बनाई जा सके,
इतनी वो बनाने की कोशिश करती थी। अरे यार, ये बहुत मजे की फिल्म है। और तुमने कहाँ देखी है ये फिल्म जो तुम्हें पता है कि ये अच्छी है या नहीं? और समझ ना आने वाली बात तुम क्यों कर रही हो? जानो, मैं बैठा तो हूँ तुम्हें समझाने के लिए। वो उसे थामकर अपने करीब करते हुए उसके डिंपल पर अपने लब रखने लगा। लेकिन हम कोई अच्छी सी समझ में आने वाली फिल्म भी तो देख सकते हैं ना। ये बहुत तेज अंग्रेजी बोलते हैं। मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है। वो मासूमियत से मुंह बनाकर बोली थी। तुम्हें समझ में आएगी सिर्फ हिंदी या उर्दू मूवीज। और वो मुझे पसंद नहीं है। वो चैनल सर्च करते हुए एक हिंदी चैनल पर आ चुका था। अरे कोशिश तो करें, अच्छी होगी ना। उसने बड़ी मासूमियत से उसे मनाने की कोशिश की थी, जबकि वो रिमोट टेबल पर रखता उसकी गोद में अपना सर रख चुका था और साथ ही उसका हाथ भी अपने बालों में रखता उसे काम पर लगा चुका था। जब अचानक उसका फोन बजने लगा, उसने टेबल पर एक नजर फोन में रोज के नंबर को जगमगाते देखा था, जबकि अपनी मासूम सी बीवी की निगाहें खुद पर देखते हुए वो कॉल को पूरी तरह नजरअंदाज करता अपनी आंखें बंद कर गया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि तनावुश उस वक्त सिर्फ उसका साथ चाहती है और वो अपनी बीवी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। और वैसे भी आज उसकी छुट्टी थी, तो रोज का उसको फोन करना बनता ही नहीं था। आप इस तरह से फिल्म देखेंगे? उसे फिर से आंखें बंद करते देख वो उसका चेहरा देखने लगी थी। जानो, मैं सुन रहा हूँ। और अगर कोई मेरे मतलब का सीन आया तो देख भी लूंगा। वो आंख दबाता शरारत से कहता फिर से आंखें बंद कर गया था। हाँ, तो फिर इससे तो बेहतर है कि मैं इस फिल्म के बजाय अपने कार्टून देख लूं। वो मुंह बनाते हुए बोली। इसमें मेरे मतलब के सीन होंगे क्या? वो दोनों आंखें खोलता काफी एक्साइटेड होकर पूछने लगा था। जी नहीं, कार्टून बहुत साफ सुथरे होते हैं। उनमें कोई गंदे सीन नहीं आते। बस फिर मेरे मतलब के नहीं हैं। मुझे तो गंदे सीन ही अच्छे लगते हैं। तो तुम ये फिल्म ही देखो। कम से कम चांसेस तो बने रहे मेरे रोमांस के। वो आंख दबाकर दोबारा से उसकी गोद में सर रखता उसके हाथ पर दबाव डाल चुका था, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां उसके बालों में चलाने लगी। अस्सलाम अलैकुम अम्मा। मायरा कहाँ है? अपने रूम में। वो घर आते ही अम्मा को सलाम करता कमरे की तरफ जाने लगा था। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। जीता रहे। अरे कहाँ जा रहा है वारिक? वो बच्ची बेचारी तो तेरे लिए बिरयानी बनाने में लगी हुई है। सुबह से किचन में। वो सदफ है ना, उसने कह दिया कि आज वो तेरे लिए बिरयानी बनाएगी। तो बस उसने कहा कि उसके शौहर के लिए बिरयानी कोई और औरत क्यों बनाए। बाकी कुछ मामलों में कौड़ी है, लेकिन इस मामले में पूरी है मेरी बच्ची। अम्मा ने बड़ी खुशी से उसे बताया था, क्योंकि इस मामले में वो हरगिज नहीं चाहती थी कि मायरा किसी को भी कोई गुंजाइश दे। अम्मा आपकी बहू बाकी सारे मामलों में भी पूरी है, बस आपके सामने कौड़ी बनी रहती है। मैं बात करके आता हूँ उससे। आकर कपड़े निकाले मेरे, मुझे चेंज करना है। काफी थकावट हो रही है। आज लगता है मौसम असर कर गया है। तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। वो उनसे कहता किचन की तरफ जाने लगा। हाँ, मौसम बदल रहा है। तुझ पर तो मौसम असर भी बहुत जल्दी करता है। चेंज करके वो सर दर्द की गोली खाकर आराम कर। और कभी कोई तोहफा वगैरह ही ले आया कर बीवी के लिए। नई नई बीवी है तेरी। आगे 1-1.5 साल में बच्चे हो जाएंगे, फिर उनमें मसरूफ हो जाएगा। यही तो वक्त होता है ऐसे छोटे मोटे चोंचले करने वाला। और तू बंदा ही ऐसा कभी जो बीवी का दिल रखने के लिए उसके लिए गुलाब का फूल लिया। कभी रास्ते से आइसक्रीम या कोई गोलगप्पे लिया, कोई चूड़ियां, कोई गजरे पहना दे। लेकिन नहीं, बस शादी की जल्दी थी। शादी कर ली, और अब बीवी की कोई फिक्र नहीं है। बेचारी सारा दिन ये सोचते हुए काट देती है कि आज ऐसा क्या करे जो उसके शौहर को अच्छा लगे। मासूम सी तो बहू है मेरी, है वल्लाही, लेकिन काम सारे उसके देसी वाले हैं। मेरे एक बार कहने पर ऐसा सर पर दुपट्टा जमाया है उसने कि अब तक नहीं उतरा। ऐसी बीवी मिले ना तो उसकी कद्र करनी चाहिए बेटा जी। अम्मा को तो आज मौका ही मिल गया था। अच्छा ना अम्मा, ले आया करूंगा। आपको तो पता है इस वक्त कितना ट्रैफिक होता है रास्ते में। उसने बहाना लगाना चाहा। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। जहाँ पर ट्रैफिक होता है ना बेटा, वहीं पर गजरे और फूल वाले लड़के घूम रहे होते हैं।
अगर कुछ लाने की चाह हो ना तो बंदा को हकाफ से भी चीजें ले आता है। अम्मा ने उसे भेजते हुए ठीक से उसकी इज्जत अफजाई की थी। जबकि वो नफी में सर हिलाता किचन की तरफ आया था। अहमद और छोटू दोनों उसे पंखा झलाने की कोशिश करते हुए गर्मी से बचा रहे थे, जबकि वो यूट्यूब पर कुछ देखती मुसलसल काम में लगी हुई थी। ये क्या हो रहा है यहाँ? उसे मुकम्मल अपनी बीवी के रूप में देखकर वारिक मुस्कुराता हुआ उसके करीब आया था। भाभी खाना बना रही हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए हम उनको पंखा झला रहे हैं। वो दोनों हाथों में कापियां पकड़े मुसलसल हिलाने में मसरूफ थे। जबकि भाभी के इन देवरों को देखकर वारिक ने एक नजर झांककर चूल्हे पर रखी हांडी के अंदर देखा था। क्या बात है, आज तो बड़ी मेहनत हो रही है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। बस जायका अच्छा हो तो मजा आ जाए। जरा आना, मुझे कपड़े निकाल कर दो मेरे। वो पीछे हटते हुए कहने लगा। भाई, आप क्या छोटा काका हो कि अपने कपड़े नहीं निकाल सकते? मैं खुद अपने कपड़े निकालता हूँ, छोटू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था। अपनी भाभी पर ऐसा हुक्म शायद उसे पसंद नहीं आया था। छोटू, वो क्या है ना कि कुछ बच्चे लायक होते हैं, कुछ ना लायक होते हैं। अब आप इतने लायक हो कि अपना सारा काम खुद करते हो, लेकिन यहाँ हर कोई आपके जैसा थोड़ी है, उसने छोटू को समझाते हुए कहा था। जबकि वो उससे अच्छी ना सही लेकिन इतनी बुरी बात की तवक्को भी नहीं रखता था। हाँ भाभी, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कपड़े निकालने का काम तो अम्मा का होता है ना। आप क्यों निकालोगी? छोटू अब भी अपने लॉजिक झाड़ रहा था, क्योंकि ये शादी और गैर शादीशुदा वाला मामला है। शादीशुदा आदमी के कपड़े उसकी बीवी निकालती है, जबकि जो गैर शादीशुदा होते हैं, उनके लिए कपड़े उनकी अम्मा निकालती हैं। चल अब दिमाग मत खा। वो उसे साइड करता उसे आने का इशारा करता खुद वहां से जा चुका था, क्योंकि वहां अब वो मजीद अपना दिमाग खराब नहीं कर सकता था। उसे सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि कपड़ों के साथ अपनी बीवी की भी जरूरत थी, और वो उन दोनों को ये बात तो बताने से रहा था। जबकि उन दोनों की बातों के खूब मजे लेती मायरा उसके पीछे आई थी। और सुनाए वारिक साहब, आइंदा मेरे देवरों के सामने मुझ पर हुक्म झाड़ेंगे। वैसे आपकी मालूमात के लिए अर्ज है कि अभी तक उनके सवाल खत्म नहीं हुए थे, बस आपको भागने की जल्दी थी। मेरे देवरों का मुकाबला नहीं कर सकते आप। वो कमरे में आते हुए अलमारी से उसके कपड़े निकालने लगी। पिछले कुछ दिनों से उसने खुद अपने आप ही उसके कपड़े निकालना शुरू कर दिए थे। वारिक ने मना नहीं किया था, क्योंकि उसे अपनी बीवी के ये छोटे छोटे काम करना अच्छा लग रहा था। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसे आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीजों की आदत होती जा रही है। तुम्हारे दोनों देवरों को किसी दिन फ्राई पैन में फ्राई करके खा जाऊंगा। आए बड़े सवाल जवाब करने वाले, अम्मा से क्लास लगवाता हूँ उनकी। वो उसके हाथ से कपड़े लेते हुए शर्ट उतार चुका था। ये चेंजिंग रूम इसीलिए बनाया गया है ताकि इसका इस्तेमाल किया जाए। उसे बेड पर शर्ट फेंकते देखकर मायरा ने बताना जरूरी समझा था। क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है मुझे इस तरह से देखते हुए? वो शर्ट के साथ साथ अपनी बनियान उतारकर भी एक तरफ फेंकता उससे सवाल करने लगा था। जबकि अब मायरा की हालत खराब होने लगी थी। उसका कमरा था, वो बेड पर कपड़े उतारे या अंदर जाकर, उसे जरूरत ही क्या थी बीच में बोलने की। अब यकीनन उसका मूड बदलने वाला था। वो खुद को मलामत करती नफी में सर हिला गई। मुझे क्यों शर्म आएगी? आपका कमरा है, आप चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करें या यहाँ बेडरूम में चेंज करें, बल्कि नीचे जाकर चेंज करें तो भी मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि इस कमरे के साथ ये घर भी आपका है, और ये बीवी भी मेरी है। वो उसकी बात काटते हुए उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब खींच चुका था। मेरी बिरयानी जल जाएगी नीचे। उसकी गर्म सांसों का लम्स अपने गालों पर महसूस करते हुए उसने खुद से दूर करना चाहा था। जिन दो प्यारे प्यारे देवरों को नीचे छोड़कर आए हो ना, वो मुर्गी को हलाक कर देंगे, लेकिन तुम्हारी बिरयानी को जलने नहीं देंगे। वारिक ने यकीन से कहते हुए उसका दुपट्टा अलग करते हुए बेड पर फेंका था। वारिक, बिरयानी नहीं चाहिए। इस वक्त मेरी तलब कुछ और है, और तुम्हारा फर्ज है कि तुम मेरी तलब को पूरा करो। उसकी गर्दन को अपने जलते लबों से छूते हुए वो उसे खामोश करा गया था। आप इतने गर्म क्यों हो रहे हैं?
अपनी गर्दन पर जगह जगह उसके होठों को हरकत करते महसूस करके वो उसके चेहरे को छूने पर मजबूर हो गई थी। वारिक, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं भी सोचूं कि आप इतने रेड क्यों हो रहे हैं। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बुखार तेज हो सकता है आपका, वो फिक्रमंद सी उससे कहने लगी थी, जबकि उसके इस अंदाज पर वो मुस्कुराया। मेरा इलाज तुम्हारे पास है, किसी डॉक्टर के पास नहीं। मौसम चेंज हो रहा है ना, मुझ पर मौसम बहुत जल्दी असर करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे मिजाज का मौसम मुझ पर ज्यादा असर दिखाएगा। उसके होठों पर अपने लब रखते हुए वो मुस्कुराकर बोला था। नहीं वारिक, आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कहा ना तुम पास रहो, तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। चलो आओ, अब तंग मत करो। वो उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाते हुए उसे अपने साथ लगा चुका था, जबकि वो उसके इतने तेज बुखार पर काफी परेशान लग रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे बेड पर लिटाते हुए वो न सिर्फ खुद मदहोश हो चुका था बल्कि उसके होश भी ठिकाने लगाने लगा था। ये भी लेना है, वो उसे कुछ और दिखाते हुए टोकरी में रख चुकी थी, जबकि वो बस उसके साथ साथ चल रहा था। जानो वो भी ले लो। उसने सामने एक बोल्ड सी ड्रेस की तरफ इशारा किया जो सामने ही दूसरी शॉप में थी। उसने घूरकर उसे देखा था, जिस पर वो डरने की एक्टिंग करता टोकरी को ठीक से थामता उसे आगे चलने के लिए कहने लगा। अरे तैश, तुम यहाँ। वो उसके हाथ से टोकरी लेता काउंटर की तरफ जाने वाला था जब उसे क्रिस्टन नजर आई। वो तेजी से चलते हुए उसकी तरफ आते अचानक ही उसके सीने से लगने ही वाली थी कि ताशफीन पीछे हट गया। जी मैं यहाँ शॉपिंग के लिए आया था। वो उसे नागवार निगाहों से देखते हुए बोला। शॉपिंग के लिए? यस मैं भी। और ये कौन है? वो उसके पीछे खड़ी लड़की को देखकर पूछने लगी थी। जिस तरह से ताशफीन ने उसका हाथ थाम रखा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। उस वक्त मैं काम पर नहीं हूँ, तो मैं किसी का जवाबदेह नहीं हूँ। आप प्लीज मेरा रास्ता छोड़ें। मुझे समझ में नहीं आता तैश, तुम मुझसे इतना रूडली बात क्यों करते हो? काम पर भी तुम मुझसे इसी तरह से बात करते हो, और यहाँ जब बाहर हम मिले हैं तब भी ऐसे ही। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की जिस तरह से तुम करते हो। मुझे तुम्हारा ये रवैया बहुत दुख देता है। तुम्हें मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आखिर को हम एक साथ काम करते हैं, और काम से हटकर हम दोस्त भी तो बन सकते हैं। लेकिन तुम मुझे बहुत इग्नोर करते हो। मुझे बहुत दुख होता है तुम्हारा ये अंदाज देखकर। वो उसे देखते हुए बोल रही थी, जबकि ताशफीन उसकी बात का कोई असर नहीं ले रहा था। वो बस यहाँ से जल्दी जाना चाहता था। देखिए मिस क्रिस्टन, मेरा आपसे ऐसा ताल्लुक नहीं है। ना आप मेरी दोस्त हैं, और ना ही मैं आपसे ऐसा कोई भी ताल्लुक बनाना चाहता हूँ। मैं आपसे कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहूँगा। और प्लीज आइंदा अगर आप कभी भी रास्ते में मुझे मिले तो मुझे मुखातब मत कीजिएगा। उसका लहजा वैसा ही था, इंतहाई रूड। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? उसकी बातों को इग्नोर करके उसने फिर से मुस्कुराने की कोशिश की थी, जबकि ना जाने उसे अचानक क्या हुआ था कि वो उसे पूरी तरह इग्नोर करता तनावुश का हाथ थामे वहां से निकलता चला गया। आपको यकीन है ना कि हम इन सब चीजों में कहीं भी फंसेंगे नहीं? देखिए आप मुझे ये कत्ल वगैरह के चक्कर में फंसाकर खुद वहां चली गई तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको ऐसे ही जाने दूंगा। अगर मुझे ज़ैनब नहीं मिली ना, तो सुकून मैं आपको भी नहीं लेने दूंगा। मुझे ज़ैनब किसी भी हालत में चाहिए। जब तक ज़ैनब की शादी मुझसे नहीं हो जाती, आप इस सारे मामले से दूर नहीं हो सकती। ये बात आप अच्छी तरह अपने जहन में महफूज कर लें। वो उसे देखते हुए बोला था, जबकि जाइना सोच रही थी कि अभी तक ये बात सिर्फ उन दोनों में थी तो वो उसे धमकाने पर आ गया था। अगर वो काम करने में कामयाब हो गए जो वो करने का सोच रहे हैं तो ना जाने वो उसे कितना ब्लैकमेल करेगा। लेकिन फिलहाल वो इन सब चीजों को सोचना नहीं चाहती थी। उस वक्त उसे जल्द से जल्द इब्राहिम की मौत चाहिए थी, और वो वहां से निकलना चाहती थी। मैंने कहा ना मैं तुम्हारा साथ दूंगी हर कीमत पर। तुम कहीं पर भी नहीं फंसने वाले। तुम बस मेरा यकीन करो, और जिस तरह से मैं कहती हूँ वैसे ही करो। उस आदमी को फोन कर दिया था तुमने? कल इब्राहिम अपनी किसी जरूरी मीटिंग के लिए कराची से मुल्तान की तरफ जाने वाला है। उसका सफर काफी लंबा होगा।
और उस सफर में हम उसका किस्सा तमाम कर देंगे। वो सब कुछ प्लान करके बैठी हुई थी, जबकि बदर खान तो बस उसके एक इशारे का मुंतजिर था। हाँ, मैंने उस आदमी को कीमत पहले ही अदा कर दी है, अब सिर्फ उससे काम लेना है। अगर कल सुबह इब्राहिम यहाँ से निकल रहा है तो समझे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो सुबह घर से निकलेगा, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। और फिर तुमने बिल्कुल देर नहीं करनी। मैं चाहती हूँ कि सुबह हमारा काम हो जाए और हम जल्द से जल्द अपनी अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं। हाँ बिल्कुल, मैं देर नहीं करूँगा। कल हर हाल में ये काम होकर रहेगा और आप अपने वादे पर कायम रहिएगा। इस मामले में मैं किसी तरह की वादा खिलाफी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं ज़ैनब के लिए कुछ भी कर जाऊँगा और आपको भी इस मामले में मेरी पूरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है ना। अब खत्म करो इस टॉपिक को। दीवारों के भी कान होते हैं। मैं निकलती हूँ। वो अपना बैग उठाकर आंखों पर ग्लासेस चढ़ाती होटल से बाहर निकल गई थी, जबकि वो भी थोड़ी देर के बाद होटल से निकला था। उसे बस इतना पता था कि उसकी मंजिल अब उसके बेहद करीब है। बहुत जल्द उसकी ज़ैनब उसके पास होगी। वो जेल पहले भी जा चुका था। उसे कोई डर ना था जेल जाने का या फिर कत्ल केस में फंसने का। अब अपनी बीवी के साथ। वो तुम्हें तो अहमियत देने से रहा था ना। वो लड़की उसकी बीवी थी क्रिस्टन, और वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हो। क्या मतलब? तुम ये कहना चाहते हो कि वो लड़की तैश की बीवी थी? तुम्हें पता है तैश कितना स्टाइलिश है? तुम्हें लगता है वो सीधी सादी सी लड़की उसकी बीवी हो सकती है? नो नेवर। अगर तैश शादीशुदा हुआ भी तो वो लड़की उसके स्टैंडर्ड की होगी, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। वो तो कोई बहुत ही लो क्लास किस्म की लड़की लगती है। तुमने उसकी ड्रेसिंग तक देखी है। हाँ मैं मानती हूँ ये वही लड़की है जो उस वीडियो में तैश के साथ थी, लेकिन मुझे कहीं से भी वो उसकी बीवी नहीं लगी। और वो लड़की शादीशुदा तो कहीं से भी नहीं लग रही थी। और मेरे ख्याल से वो कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होगी। हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हो। मे बी वो उसकी बहन या कजन वगैरह होगी। कजन भी है और बीवी भी। मैं उसके बारे में सारी मालूमात ले चुका हूँ। मतलब कि वो लड़की सचमुच में उसकी बीवी है। वो यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से उसने उसका हाथ थाम रखा था, वो यकीन करने पर मजबूर हो गई थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उसे इसी तरह की लड़कियां पसंद हैं। वरना रोज में भी कोई बुराई तो नहीं थी। रोज से वो बहुत सारा फायदा भी उठा सकता था। वो बोला तो क्रिस्टन ने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर ली। तुम उसे लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई थी। कोई बात नहीं, तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिल जाएगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए रॉबिन ने उसे यकीन दिलाया था। रॉबिन, मुझे कोई अच्छा लड़का नहीं चाहिए। मुझे तैश चाहिए। मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए वो। रॉबिन, समझ रहे हो तुम? वो अचानक उठकर खड़ी होती उसके गिरेबान को पकड़कर झंझोड़ चुकी थी। तो फिर इस मामले में तो सिर्फ तुम्हारे फादर ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं प्यारी। और कोई इंसान ऐसा नहीं है जो इस मामले में तुम्हारी कुछ मदद कर सके। वो रोज तो तुम्हारी मदद हरगिज नहीं करेगी, क्योंकि रोज अभी तक इसके बारे में कुछ जानती ही नहीं। हाँ लेकिन जब हम उसे ये बताएंगे कि उसका बॉयफ्रेंड पहले से शादीशुदा है तो वो देखने वाला मंजर होगा। ऐसे में वो तैश को अपनी फिल्म से निकाल देगी और फिर वो बेचारा दर दर ठोकरें खाता फिरेगा। ऐसे में तुम्हारे फादर उसे कोई भी अच्छी ऑफर दे सकते हैं। और तुम तो जानती ही हो कि आजकल के लड़के अच्छी ऑफर्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हो सकता है वो अपनी बीवी को ही छोड़ दे। वो उसे सब्ज बाग दिखा रहा था, जबकि वो पूरी तरह उसकी बातों में भी आ रही थी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अगर वो लड़की सच में उसकी बीवी है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द ये बात रोज को बता देनी चाहिए ताकि इस मसले का कोई हल निकल सके। और वो लड़की मुझे तैश की जिंदगी में हरगिज नहीं चाहिए। उसे मैं किसी भी तरह से तैश से दूर करके रहूंगी। वो गुस्से और जलन की मिलीजुली कैफियत में बोल रही थी, जबकि रॉबिन को लग रहा था कि उसका निशाना बिल्कुल सही जगह लगा है। और उसे यकीन था कि अब क्रिस्टन वही करने वाली है जो उसने कहा है। वो आहिस्ता से उसका फोन उठाती चेंजिंग रूम में आ गई थी
और जल्दी जल्दी नंबर डायल करने लगी। उसे नंबर ढूंढने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आती थी, क्योंकि ये नंबर पहले से ही उसके फोन में सेव था। थोड़ी देर पहले ही अम्मा उसके कमरे में थी और वारिक को जबरदस्ती दवाइयाँ खिला रही थी। हालांकि वारिक ने उन्हें अपनी तबीयत की खराबी के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन फिर भी वो माँ थी। वो जानती थी कि उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। वारिक थोड़ी देर में नींद में उतर गया था। उसके पास ये सुनहरा मौका था अपना काम करने का, इसीलिए तो वो फोन लेकर ड्रेसिंग रूम में आ गई थी। लेकिन अभी वो बात कर ही रही थी जब अचानक बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मायरा, अंदर तुम हो क्या? और तुमने दरवाजा क्यों लॉक किया है? वो परेशान सा दरवाजा नॉक करता हुआ बोला तो मायरा घबरा कर फोन छुपाते हुए दरवाजा खोल चुकी थी। मैं कपड़े बदल रही थी, उसने बाहर आकर उससे कहा तो वो सिर्फ हाँ में सर हिला गया। तो दरवाजा क्यों बंद कर दिया तुमने? कमरे का दरवाजा लॉक था तो। और ये कौन सा वक्त है कपड़े चेंज करने का? रात का 1 बज रहा है। वो हैरानगी से उसे देख रहा था, जबकि उसकी हालत काफी खराब लग रही थी। मेरी आंख लग गई थी। अब खुली तो सोचा चेंज कर लेती हूँ, लेकिन आप क्यों जाग गए? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। चलिए आइए आप बेड पर चलें। वो उसे थामते हुए बेड पर ले जाने लगी। नहीं, मैं नीचे जा रहा हूँ। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, शायद मैं नीचे छोड़ आया हूँ। तुम चलो बेड पर, मैं आता हूँ 2 मिनट में फोन लेकर। अगर अहमद और छोटू के हाथ चढ़ गया तो तबाही निकाल देंगे। वो उससे कहता कमरे से जाने लगा था, जब उसने उसका हाथ थाम लिया। मैं ढूंढ कर लाती हूँ, आप आराम करें। वो उसे देखते हुए बोली तो वारिक मुस्करा दिया। इतनी फिक्र करोगी तो मुझे तुम पर प्यार आएगा ना? वो एक झटके में उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब खींच चुका था। ना करे, मुझे गर्मी लग रही है, आप बहुत तप रहे हैं। उसका मोबाइल अपने दुपट्टे में अच्छे से कवर करती वो शरारत से बोली थी। कभी तुम्हें मेरी मूंछें चुभती हैं तो कभी तुम्हें मेरे बुखार से गर्मी लगती है। नखरे ज्यादा नहीं होते जा रहे तुम्हारे? वो उसे घूरते हुए बोला तो मायरा खिलखिलाकर हंसी। हम तो ऐसे ही हैं, बर्दाश्त करें जनाब। वो उसकी बात उसी को लौटा रही थी। वारिक खुलकर हंसा। हाँ तो ठीक है जानो, दोनों मिलकर एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। उसकी कमर में हाथ डालता वो एक झटके से उसे अपने करीब खींच चुका था। अगर आप नहीं चाहते कि सुबह आपको आपके फोन की डेड बॉडी मिले तो मुझे जाने दें, वरना आपको पता है कि मेरे दोनों लाडले देवर आपके फोन का क्या हाल करेंगे। इससे बचने के लिए उसने बहाना बनाया था। इसके लिए तुम्हें नीचे जाने की जरूरत तो नहीं है। खैर, मेरा मतलब है जाओ, मेरा फोन ले आओ। वो जैसे उसे आजाद करते हुए कहता वापस बेड की तरफ चला गया था, जबकि वो शुक्र मनाते तेजी से कमरे से निकल गई थी। उसकी आखिरी बात का मतलब वो शायद समझी नहीं थी, लेकिन जाने उसे क्यों लगा कि वो जानता है कि उसका फोन मायरा के पास ही है। वो लड़की कौन थी ताशफीन? और वो आपसे ऐसे चिपक चिपक कर बातें क्यों कर रही थी? मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, आप उससे जरा दूर रहिएगा। उसने जैसे ही दरवाजा लॉक किया, वो अंदर आते हुए बोली। हाँ, वो ऐसी ही है, हमारी फिल्म की हीरोइन है। खैर, तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वो प्यार से उसके गालों को छूते हुए बोला। हाँ, वो अच्छी भी नहीं है, कपड़े कितने अजीब पहने हुए थे, और आपका बाजू क्यों पकड़ा था उसने? वो फिर से बोली तो ताशफीन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो ऐसे ही कपड़े पहनती है मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा शौहर सिवाय तुम्हारे और किसी को भी देखना पसंद नहीं करता। तुम्हें इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाना चाहिए। वो यकीन दिला रहा था। वो तो मुझे पता है, मेरे अलावा आप किसी और को देखकर जाएंगे कहाँ? लेकिन उस लड़की से भी जरा दूरी बनाकर रखें। मुझे बहुत बुरी लगती है ऐसी परकटी कबूतरियां, जो दूसरों के शौहरों पर नजर रखती हैं। वो उसे समझाते हुए बोल रही थी, जबकि परकटी कबूतरियां सुनकर उसका दिल चाहा कि वो कहा लगाकर हंसे। उसकी बीवी के अंदर भी जलन के जराथीम मौजूद थे। तुम फिक्र ही ना करो जान, तुम हुक्म तो करो, मैं आंखों पर पट्टी बांध लूंगा, कभी जो मेरी नजर भटक जाए। वो अचानक उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए बहलाने वाले अंदाज में बोला।
मुझे खाना बनाना है। उसका मूड बदलते देखकर वो भागने की तैयारियों में लग गई थी। लेकिन मेरा मूड उस वक्त तुम्हें खाने का हो रहा है, इसीलिए नो बहाना। वो उसे यूं ही अपनी बाहों में उठाए बेडरूम की तरफ ले गया था, जबकि वो जानती थी कि उसकी सारी मुज़ाहमतें बेकार हैं। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ रोज? क्या आप मुझे अपना थोड़ा सा कीमती वक्त दे सकती हैं? वो दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोली थी, जबकि रोज उस वक्त बिल्कुल उसके मुंह नहीं लगना चाहती थी। आज वो पूरे 3 दिन के बाद वापस अपने काम पर आई थी, और सुबह सुबह ही क्रिस्टन उस तक पहुंच गई थी। हाँ क्रिस्टन, आओ, बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? वो बेजार अंदाज में बोली। क्रिस्टन भी नोट कर चुकी थी कि वो उसे ज्यादा पसंद नहीं करती। खैर, वो कौन सा उसे पसंद करती थी? ये तो सिर्फ मजबूरी का एक सौदा था, वरना रोज का एटीट्यूड तो उसे पहले दिन ही पसंद नहीं आया था। और ये बात उसने साफ अल्फाज में अपने बाप को भी बता दी थी कि वो ऐसी किसी डायरेक्टर का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन उसके बाप ने कहा था कि तुम्हें किसी बड़ी फिल्म से लॉन्च करने के लिए जरूरी है कि तुम्हें रोज को कुछ वक्त तक बर्दाश्त करना पड़े, क्योंकि रोज जैसे चाहे अपनी फिल्म से आउट कर देती है। और अगर कोई बंदा एक दफा रोज की फिल्म से रिजेक्ट हो गया तो वो बेशक कितने ही बड़े आदमी का रिश्तेदार क्यों ना हो, आसानी से वापस एंट्री नहीं कर पाएगा। बोलो भी, क्या बात करना चाहती हो तुम? देखो, जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। थोड़ी ही देर में शूट स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहती कि अब काम में किसी भी तरह की देरी हो। ऑलरेडी हम अपनी फिल्म के लिए काफी लेट हो चुके हैं। हमने ये फिल्म 10वें महीने तक हर हालत में रिलीज करनी है। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे एक्टर्स बहुत स्लो हैं, ना तो एक्टिंग अच्छे से करते हैं और ना ही वक्त पर आते हैं। मैं सच में पछता रही हूँ इस फिल्म में नए लोगों को शामिल करके। अगर मुझे मजबूरी ना होती तो शायद मैं ऐसा हरगिज नहीं करती। खैर, बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? वो उसे अंदर आने की इजाजत देती उसे सुना भी गई थी। क्रिस्टन बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू करते हुए उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठी थी। क्या आप जानती हैं कि आपका रैंडम बॉयफ्रेंड तैश शादीशुदा है? मेरा मतलब है, मुझे खुद ये बात कल पता चली। वो अपनी बीवी के साथ शॉपिंग पर आया हुआ था। उसने मुझे काफी ज्यादा इग्नोर किया अपनी बीवी की मौजूदगी में। वैसे बात तो वो मुझसे सेट पर भी ठीक से नहीं करता, लेकिन इतना इग्नोर किया कि हद नहीं। शायद वो अपनी बीवी को ये दिखाना चाहता था कि वो किसी भी लड़की से ज्यादा बात नहीं करता। खैर, उसका आपके साथ अफेयर तो हरगिज भी नहीं चल रहा ना? वो तो बात क्लियर हो चुकी है। उस दिन मुझे सच में लगा था कि आप मजाक नहीं कर रही, बल्कि सच में आपका और तैश का अफेयर चल रहा है। लेकिन बाद में आपने ये बात क्लियर कर दी। खैर, लेकिन क्या आप इसके बारे में जानती हैं? वो उसके चेहरे पर कुछ खोजते हुए मुसलसल बोल रही थी, जबकि रोज ने किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया था। जब अचानक रॉबिन कमरे में दाखिल हुआ। हाँ, ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है। वो उसकी कजिन है, और उसने अपनी कजिन से शादी कर रखी है। मेरे ख्याल से उसकी एंगेजमेंट बचपन में ही हो गई थी, और अब उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कर दी है। ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि तुम उसके लिए मेरा इतना सारा वक्त जाया करो। और रॉबिन, तुम्हें कितनी दफा कहा है कि बिना इजाजत इस तरह से मेरे कमरे में ना आया करो। हम जरूरी बात भी कर रहे हो सकते थे, लेकिन तुम्हारी ये आदत पता नहीं कब छूटेगी। खैर, अब तुम दोनों जा सकते हो, और जाकर शूट की तैयारी करो। इस दफा मैं काम में बिल्कुल भी कोई देर नहीं करना चाहती। इस फिल्म का सारा काम तैश संभाल रहा है, और तैश भी इस बात पर काफी खफा होता है। वो उन दोनों को भेजते हुए उन दोनों को शॉक्ड कर चुकी थी। वो दोनों ही हैरानगी से उसका चेहरा देख रहे थे। क्या ये सच था? क्या वो इसके बारे में पहले से जानती थी? उसने एक नजर मुड़कर रॉबिन की तरफ देखा, जो खुद भी हैरान था। मैंने तुम दोनों से कहा है कि जाकर अपने शूट की तैयारी करो। आज मैं किसी तरह की कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो काफी सख्ती से बोली थी, जबकि वो दोनों शौक से उसकी तरफ देखते हुए हाँ में सर हिलाते कमरे से निकल गए थे। वो रोज को झटका देने आए थे, लेकिन रोज ने उन दोनों को झटका दे दिया था, वो भी काफी जोर का। रात उसकी आंख अचानक अपना हाथ उसके गर्म जिस्म से लगने पर खुली थी।
वो हैरानगी से आंखें खोले उसे देखने लगी थी, जिसका चेहरा हद दर्जा सुर्ख हो रहा था। वो कहता था कि ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। उसे अक्सर इस मौसम में तेज बुखार रहता है। थोड़ी देर पहले अम्मा उसे खुद अपने हाथों से दवाई खिलाकर गई थी, जिसने ज्यादा असर नहीं दिखाया था, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि उसका बुखार पहले से काफी ज्यादा तेज होने लगा है। उसने परेशानी से उसके माथे और चेहरे को छुआ था जो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था। इनका बुखार तो बहुत तेज होता जा रहा है। इस तरह से तो ये और बीमार हो जाएंगे। मैं क्या करूं? अगर अम्मा को जगाया तो वो परेशान हो जाएंगी। मुझे खुद ही कुछ करना चाहिए। वो सोचते हुए उसके करीब से उठकर नीचे किचन में आई थी और फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर वापस ऊपर जाने लगी। उसका इरादा वारिक के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने का था, वरना वो सारी रात इसी तरह बुखार में जलता रहता। वो कमरे में आते हुए अलमारी से रुमाल निकालती उसके माथे पर पट्टियां रखने लगी। उसे यकीन था ज्यादा ना सही लेकिन कुछ असर तो दिखाएगी ही उसकी ये कोशिश। वो जितना हो सके उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। तकरीबन 1 घंटा उसने मुसलसल उसके लिए ये किया था, और अब आहिस्ता आहिस्ता उसे उसका बुखार कम होता महसूस हुआ था। उसका बुखार कम होता महसूस करके वो परसुकून हुई थी। शुक्र था कि कुछ असर तो हो रहा था उस पर, वरना शायद वो सारी रात इसी तरह बुखार में रहता। अम्मा बेचारी तो उसे दवाई देकर गई थी कि उस दवाई से वो बेहतर महसूस करेगा, लेकिन उसने भी ज्यादा असर नहीं किया था। और ऊपर से उस आदमी का वो क्या करती जो अम्मा को यकीन दिला रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। उनके सामने तो वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कोई बीमारी है ही नहीं। वो तो अम्मा को अपने चेहरे को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था, लेकिन अम्मा उसका सुर्ख चेहरा देखकर बेचैन हो रही थी, जिस पर उसने उन्हें यकीन दिलाया था कि वो ठीक है। बड़ी मुश्किल से उसने अम्मा को अपने कमरे में जाने पर राजी किया था, लेकिन वो भी उसे दवाई देकर ही अपने कमरे की तरफ गई थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबाने लगी, जिसे महसूस करके वारिक ने अपनी आंखें खोली थी। तुम जाग क्यों रही हो? सो जाओ तुम डार्लिंग। वो उसे खींचकर एक ही झटके में अपने सीने से लगा चुका था। वारिक, आपकी तबीयत खराब है। आपको आराम की जरूरत है, मुझे नहीं। वो उसे समझाते हुए उससे दूर होने की कोशिश करने लगी थी। मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरी जान, और किसी की नहीं। वो उसे अपनी बाहों में कैद करता अपने सीने में भेज गया था। वो चाहकर भी उसकी पनाहों से आजादी हासिल ना कर सकी थी। क्या बात है, आज तो ये लोग काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। वो काफी खुश था। हाँ, बस मैंने इन लोगों को वार्न कर दिया है कि अगर ये ठीक से काम नहीं करेंगे तो हम इस फिल्म को इस तरह से आगे लेकर नहीं जा सकते। और मैंने उन्हें ये भी कह दिया है कि अगर इन लोगों ने अब कोई गलती की तो मैं उन्हें फिल्म से निकाल दूंगी। वो थोड़ी देर पहले वाली बातें उसे बताने लगी थी जो ताशफीन के आने से पहले यहाँ हुई थी। हाँ, बस इन लोगों को ऐसे ही डोज की जरूरत थी। बहुत अच्छा किया आपने। अब यकीनन ये ठीक से काम करेंगे। ये मेरे पास तुम्हारी शिकायत लेकर आई थी कि कल तुमने शॉपिंग मॉल में उससे बात नहीं की, और शायद तुम वहां अपनी वाइफ के साथ आए थे। वो उसे अपने साथ दूसरी तरफ चलने का इशारा करते हुए कहने लगी थी। हाँ बिल्कुल, कल ये बाजार में मुझसे मिली थी, और आपको तो पता ही है उसकी हरकतें कुछ ऐसी हैं कि मैं उसे अपनी बीवी के सामने तो हरगिज़ अफोर्ड नहीं कर सकता था। इस लड़की की हरकतें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। वो उसे असल वजह बताने लगा था। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। ये कुछ ज्यादा ही चिपकती है। यकीनन तुम्हारी वाइफ को बहुत बुरी लगती इसकी ऊटपटांग हरकतें। ये मुझे ये बताने आई थी कि तुम शादीशुदा हो। हाँ, मेरे ख्याल में उसने उस दिन वाली न्यूज़ को काफी ज्यादा सर पर ले रखा है। पिछले कुछ दिनों में ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। मुझे एक नंबर से मेरी और मेरी बीवी की वीडियो रिसीव हुई थी। बाद में मुझे पता चला कि ये नंबर इसी का था। मुझे शायद उसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए रजिस्टर कराया था। उस दिन से ये मुझे और भी ज्यादा बुरी लगने लगी है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता इस लड़की के साथ काम करने का। आप उसे हरगिज इज्जत मत लीजिएगा। ये बहुत चालाक लड़की है। वो उसे तफसील से बता रहा था। क्या ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी? तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई?
वो परेशानी से उससे पूछने लगी थी। ताशफीन ने उस नंबर की डिटेल निकलवाई थी, क्योंकि ये कोई मामूली बात ना थी कि किसी के पास उसकी बीवी और उसकी कोई वीडियो मौजूद थी। जी लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये मुझे बस यही धमकी दे रही थी कि ये आपको मेरी शादी के बारे में बता देगी। इसीलिए तो मैं खुद आपको अपने घर ले जाने पर फोर्स कर रहा था, ताकि मैं आपको खुद ये बात बता दूं। ये ऐसी कोई बड़ी बात तो ना थी जिसमें आप मुझसे नाराज होती या बुरा मनाती। शादी करना या ना करना मेरी चॉइस है। मैं आपके लिए काम करता हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोई मुझे इस बात पर ब्लैकमेल करेगा। मैं खुद आपको ये बात बताना चाहता था कि मैं शादीशुदा हूँ। और मुझे यकीन है कि आपको ये बात बुरी हरगिज नहीं लगी होगी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो रोज ने सिर्फ नफी में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारी चॉइस है। और मुझे तुम्हारी चॉइस बुरी क्यों लगेगी? तुम मेरे फेवरेट हो, तो तुम्हारी हर चीज मेरी फेवरेट है। उसने मुस्कुराते हुए बात को मजाक का रुख दिया था, जिस पर वो भी हंस दिया। जबकि ताशफीन अब बिल्कुल रिलैक्स हो चुका था।